A very warm welcome to all the students of class 12. Today we are going to start a topic, drugs or alcohol abuse. So here we all know that drugs are also being called to the medicines. हम लोग medicines को भी drugs बुलाते हैं, लेकिन यहाँ जिस drugs की हम लोग बात कर रहे हैं वो ड्रग्स मेडिसिन से अलग है एंड दैट ड्रग्स आर कॉल्ड एज मूड अल्टरिंग सब्सटेंसेस. यानी इन ड्रग्स को लेने के बाद जो हमारा मूड होता है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है. सो वी कैन क्लासीफाई ड्रग्स इनटू ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, हेलुसिनोजेंस, स्टिमुलेंट्स एंड ओपियोइड्स. ठीक है, यहाँ पे 5 क्लासेस में हम लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं इन ड्रग्स को. ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? इट काम्स नर्वस सिस्टम, आर यूज्ड ऑल्सो एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स. तो आपने ये सुना होगा कि कभी कभी जब कोई भी वाइल्ड एनिमल जो है वो कहीं सिटी या कहीं ऐसे एरिया में आ जाता है पॉपुलेशन वाले, तो वहाँ पे उसको कैप्चर करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल काम कर देता है, बिल्कुल शांत कर देता है. ठीक है, इसीलिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी ट्रैंक्विलाइजर्स एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग्स के फॉर्म में दिए जाते हैं. नेक्स्ट है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. तो सेडेटिव्स क्या होते हैं? जब जो पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स क्या होते हैं? पेन किलर्स एक्चुअली में सेडेटिव्स होते हैं. ठीक है, तो सेडेटिव्स मीन्स क्या होंगे? दे आर स्लीप इंड्यूसिंग. उनको खाने से आपको क्या आएगी? नींद आएगी. हेलुसिनोजेंस कॉजेस हेलुसिनोजन और इमेजिनेशन. तो अगर जो हेलुसिनोजन वाले ड्रग्स हैं अगर आप उनको खाएंगे तो आप हेलुसिनेट होंगे, यानी कि जो सिचुएशन, जो सिनेरियो, जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं आप उनको इमेजिन करना स्टार्ट कर देंगे. स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर. ट्रैंक्विलाइजर जो है वो नर्वस सिस्टम को अगर काम करता है तो स्टिमुलेंट्स का नाम ही स्टिमुलेंट्स है, तो इसका मतलब ये नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. तो कुछ माइल्ड स्टिमुलेंट हम लोग अपने डेली लाइफ में कंज्यूम भी करते हैं, जैसे टी या कॉफ़ी जो हम लेते हैं, तो टी या कॉफ़ी के पास क्या होता है? दे हैव कैफीन. तो कैफीन भी क्या है? कैफीन भी हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है. बस जो एक्टिविटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. अगर इसके अलावा अगर ज़्यादा हार्ड स्टिमुलेंट लेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरा होता है. इसके अलावा ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स आर टेकन एज डिप्रेशन या एनाल्जेसिक. ठीक है, तो बहुत से जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनको हम लोग ओपियोइड्स देते हैं. इसके अलावा कि जब मेजर सर्जरी होती है तो मेजर सर्जरी के केस में भी जो एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स यानी कि जो पेन को रिलीव करते हैं, दर्द में आराम देते हैं, तो वो क्या होते हैं? ओपियोइड्स. तो सबसे पहले हम लोग ओपियोइड्स ही डिस्कस करने वाले हैं. ओपियोइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम. ठीक है, तो ये जो प्लांट होता है ये सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में मिलता है. ठीक है, और अफगानिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसी ओपियम के जो पैसे आते हैं, जो ड्रग्स बनाते हैं, उसी से वो लोग अपनी फंडिंग जो है वो करते हैं. ठीक है, तो जिस प्लांट से ओपियोइड्स हमें मिलते हैं उसका नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम. ठीक है, तो पेपेवर सोमनीफेरम अगर आप देखेंगे तो बुक में, ठीक है, ग्रीन कलर का प्लांट होता है, उसके फ्लावर जो हैं वो रेड कलर के होते हैं, और इसी फ्लावर में जो पॉट्स लगे होते हैं उसी पॉट से जो है वो हम ओपियोइड्स निकालते हैं. ये केमिकल स्ट्रक्चर है ओपियोइड का, जिसे कि हम क्या कहते हैं? मॉर्फिन. ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है. तो ओपियोइड्स का क्या करते हैं? पॉड लेते हैं और पॉड के में बहुत ढेर सारा कट लगा देते हैं. तो कट लगाने के बाद इस पॉड के अंदर जो मिल्क होता है उस मिल्क को निकालते हैं, और मिल्क को हम क्या कहते हैं? लेटेक्स ऑफ पॉपी, या फिर इसे मिल्क ऑफ पॉपी या ओपीएम भी कहते हैं. ठीक है, इसके 2-3 नाम है, लेटेक्स ऑफ पॉपी, मिल्क ऑफ पॉपी या ओपीएम. ठीक है, मिल्क ऑफ पॉपी इज रिफाइंड टू ऑब्टेन अ केमिकल कॉल्ड एज मॉर्फिन. तो फिर ये जो है, ये जो लेटेक्स या मिल्क ऑफ पॉपी है, इसको हम रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद जो हमें केमिकल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फिन. मॉर्फिन इज यूज आफ्टर मेजर सर्जरी फॉर रिलीविंग पेन, एनाल्जेसिक. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड या मेजर सर्जरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो उस दर्द से आराम देने के लिए हम क्या देते हैं? मॉर्फिन.
Morphine is acetylated, that is addition of acetyl group CH3CO to form another compound called as heroin. Heroin is a bitter crystalline white solid and is used as depressant. Heroin is also called as smack. तो ये जो मॉर्फिन हमें मिलता है, इस मॉर्फिन का हम एसिटाइलेशन करते हैं, यानी कि उसमें एक एसिटिल ग्रुप ऐड करते हैं, दैट इज CH3CO, और एसिटिल ग्रुप ऐड करते ही हम इसमें से एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, हीरोइन. हीरोइन क्या है, एक बिटर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म है और इसको हम एज अ डिप्रेसेंट लेते हैं, यानी कि जैसे कि डिप्रेसेंट मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा वो डिप्रेस कर देगा, बिल्कुल काम कर देगा. ठीक है. हीरोइन अदर नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मैक. हीरोइन का एक दूसरा नाम क्या है, स्मैक. ठीक है. तो आखिर ये ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे अपना इफेक्ट लाते हैं, तो इफेक्ट इस तरह से ला पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इस ड्रग्स को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ओपियोइड्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन एंड इन आवर गट. तो जो ओपियोइड्स हम लेते हैं, जैसे मॉर्फिन लेते हैं या हेरोइन अगर लेंगे इन केस कभी, जो कि लेना नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है. तो ये जो हेरोइन या जो मॉर्फिन होते हैं, इनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, पहला एक होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, दूसरा होते हैं हमारे गट में, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. When drugs like heroin are taken, it binds to these receptors and start acting like depressant और analgesic. तो अगर कोई पर्सन जो है जो कि मॉर्फिन या फिर हेरोइन को कंज्यूम करता है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये इन रिसेप्टर्स जो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं इनसे बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद ये डिप्रेसेंट या एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. Our body has natural capability of producing morphine like drugs, but this can be achieved by high level of meditation. पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि रहते थे वो लोग तो कोई ड्रग्स नहीं लेते थे, लेकिन उन लोग के अंदर जो दर्द बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा थी. और ये आती कैसे थी, दे यूज टू डू वेरी टफ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. बहुत जो ध्यान का सबसे कठिन फॉर्म है, अगर वो आप अचीव कर लोगे तो उसमें अपने बॉडी के अंदर ही नेचुरली ये मॉर्फिन लाइक ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे. और जब ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो पेन को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है. मेथड ऑफ इनटेक क्या है, स्नॉटिंग प्लस इंजेक्शन. किस तरह से हीरोइन या मॉर्फिन को ले सकते हैं, स्नॉट करने से, यानी जैसे नाक से स्मेल करके ले सकते हैं, फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है. कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट कैनबिस सटाइवा. ठीक है. जो सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैनाबिनॉइड्स, ये एक प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा. रिसेप्टर्स आर फाउंड ओनली इन ब्रेन. तो ये जो कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो इसमें ये जो प्लांट होता है, प्लांट का आप देखेंगे, प्लांट के इस प्लांट का कैनबिस सटाइवा का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट ही यूज किया जाता है. प्लांट का हर पार्ट ही कुछ न कुछ ड्रग्स बनाने के काम आता है. जैसे कि जो प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी जो फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर्स को क्या कहते हैं, सुखा के और उसको स्मोक किया जाता है. ठीक है. तो जो फीमेल फ्लावर से जो ड्रग्स मिलता है उसको हम कहते हैं गांजा. ठीक है. गांजा लोग फूंकते हैं या फिर स्मोक करते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो इसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियों से क्या निकाला जाता है, पत्तियों को रगड़ के आपने देखा होगा कि होली पे या शिवरात्रि पे जो लोग भांग पीते हैं वो क्या होता है, वो इन्हीं पत्तियों को रगड़ के और पीस के जो इनका जूस होता है उसको दूध में मिला के कंज्यूम किया जाता है. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है कि जो कैनाबिस सटाइवा का रेजिन होता है या लेटेक्स होता है, मिल्क जो होता है, ठीक है, उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, उससे हम ऑब्टेन करते हैं एक ड्रग्स जिसका नाम है चरस, जो कि सबसे पोटेंट ड्रग्स होता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो टेकन थ्रू स्मोक. चरस लोग कैसे इनटेक कर सकते हैं, थ्रू स्मोक. इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं कैनबिस सटाइवा से, मैरिजुआना. ठीक है. यानी कि ये जो फ्लावर है, फ्लावर को ड्राई करके इससे मैरिजुआना ड्रग्स बनाया जा सकता है. चरस आपने देखा ही कि जो लेटेक्स या रेजिन से चरस मिल सकता है. जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे गांजा, हशीश और भांग, ये सब के सब जो ड्रग्स हैं ये अकेले इस प्लांट कैनबिस सटाइवा से बनाते हैं. ठीक है. These are power hallucinogens and have effect on cardiovascular system, so increase heartbeat and blood pressure. तो ये जो ड्रग्स होते हैं, चाहे वो गांजा हो या फिर हशीश हो, भांग हो, इन सब को लेने के बाद ये बहुत पावरफुल हेलुसिनोजेंस होते हैं. यानी कि हेलुसिनोजेन क्या होते हैं, हेलुसिनेशन मीन्स क्या होता है, इमेजिनेशन, यानी कि
जैसे भांग पीने के बाद लोगों को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लोग हंसते हैं या फिर बातें करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो ये जो मतलब या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं करते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसका असर कहाँ पड़ता है इन हेलुसिनोजेंस का? इसका असर पड़ता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट और जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसका मेथड ऑफ इनटेक क्या है? इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन, ठीक है। आप इनहेल कर सकते हैं, जैसे कि अगर ड्राई कर दिया है तो उसको क्या कर सकते हैं, स्मोक इनहेल करेंगे, और भांग को आप क्या करते हैं, ओरली लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, ओके, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में इस स्ट्रक्चर से भी पूछा जा सकता है कि ये किस ड्रग्स का डायग्राम जो है वो दिया हुआ है। Next category of drugs are coca alkaloids are obtained from erythroxylum coca, ठीक है। It is stimulant and causes euphoria, extreme happiness। तो अब तक हम लोगों ने डिप्रेशन पढ़ लिया। जो कोका एल्कोलॉइड्स होते हैं, कोका एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं, यानी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करके एक फीलिंग लाते हैं जिसे हम कहते हैं यूफोरिया या एक्सट्रीम हैप्पीनेस। When we are praised, our brain neurons release a chemical called as dopamine which is a neurotransmitter and causes euphoria। यूफोरिया क्या होता है कि कभी कभी जब डेली लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है, हमें प्रेज करता है किसी बात के लिए, तो हमारी जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है डोपामीन। तो डोपामीन जब तक ब्लड में रहता है तो हमारे अंदर एक खुशी की भावना होती है, मतलब जब भी कोई तारीफ करता है तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब, ठीक है, तो होगा क्या कि जब भी कोई तारीफ करेगा तो तारीफ करने के केस में क्या होता है कि जो ये सिनेप्स में क्या होता है, डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। तो डोपामीन क्या करता है, हमारे अंदर एक खुशी की भावना, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस की भावना जो है वो ले आता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे अगर किसी ने एक बार दिन में तारीफ कर दी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा दिन जो है वो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे डोपामीन ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि इस डोपामीन को वापस से अंदर न्यूरॉन के पास ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कोई ड्रग्स ले लेते हैं, कोई ड्रग्स मीन्स जब हम कोका एल्कोलाइड यानी कि कोकेन जो उससे ऑब्टेन किया जाता है, जब हम उस ड्रग्स को ले लेते हैं तो कोकेन क्या करता है, कोकेन जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं डोपामीन ट्रांसपोर्टर के, उस पे जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो जब उस पे जाके ये बाइंड कर जाता है तो एक बार जो डोपामीन रिलीज हो चुका रहता है, ये डोपामीन वापस से अंदर न्यूरॉन के पास नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो ड्रग्स लेने के बाद हमें जो यूफोरिया वाली फीलिंग नॉर्मली कुछ देर के लिए आती है, ड्रग्स लेने के बाद वो फीलिंग जो है वो कंटिन्यूअस आती रहती है, यानी दिन भर आपका बिल्कुल खुशी खुशी बीतेगा, बिल्कुल हैप्पीनेस, कुछ भी हो रहा हो आप बिल्कुल खुश रहेंगे, बिल्कुल काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं कुछ हेलुसिनोजन। सबसे पहला जो हेलुसिनोजन है वो है धतूरा, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम धतूरा स्ट्रेमोनियम। सीड्स आर यूज्ड एज हेलुसिनोजन। तो धतूरे का जो सीड होता है उसको हेलुसिनोजन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेलुसिनोजन इज एट्रोपा बेलाडोना। इससे केमिकल ऑब्टेन किया जाता है जिसको हम कहते हैं एट्रोपीन, और एट्रोपीन को एक्सट्रैक्ट करके हम इसको हेलुसिनोजन की तरह यूज करते हैं, जैसा भी बताया। इसके अलावा ये प्यूपिल को भी डायलेट कर देता है, ठीक है, प्यूपिल के भी डायलेशन में ये यूज होता है। द थर्ड हेलुसिनोजन इज, it is the most potent hallucinogen obtained from a fungus, Claviceps purpurea, which grows on a rye plant, and fruiting body of fungus is used to obtain LSD, lysergic acid diethyl amides, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो LSD होता है ये एक फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, फंगस के फ्रूटिंग बॉडी से, ठीक है। और ये फंगस जो है वो ग्रो करता है राइप के प्लांट के ऊपर, ठीक है। और इसी से हम क्या लेते हैं, LSD, जो कि भी क्या होता है, एक हेलुसिनोजन है। इसके अलावा कुछ और हेलुसिनोजन के नाम दिए हुए NCERT में, जैसे बारबिट्यूरेट। तो बारबिट्यूरेट से हम ऑब्टेन करते हैं बारबिट्यूरिक एसिड, और ये बारबिट्यूरिक एसिड को हम ट्रैंक्विलाइजर और सेडेटिव की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग है दैट इज बेंजोडायजाइपिन। बेंजोडायजाइपिन को भी हम ट्रैंक्विलाइजर प्लस सेडेटिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इससे एक ड्रग ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है डाइजापाम। ये एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, ठीक है। आर गिवन टू काम डाउन एंजाइटी, टू फाइट फोबिया एंड फियर। बहुत लोग को
जैसे डर होता है ना किसी चीज़ का या फोबिया होता है, तो इसको काम डाउन करने में या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी बेंजोडाइजेपिन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एम्फेटामिन, इट इज़ अ स्टिमुलेंट एंड एक्ट्स एज एंटी स्लीपिंग ड्रग एंड इज टू मच अब्यूज। जो इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है जिसका नाम है एम्फेटामिन, ये बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स या फिर अदर लोग जिनको कि लंबे समय तक काम करना रहता है वो लोग बहुत ज़्यादा इस ड्रग का अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेंट होता है, ये नर्वस सिस्टम को बिल्कुल एक्टिवेट कर देता है और एंटी स्लीपिंग ड्रग होता है। यानी इस ड्रग को लेने के बाद आपको बिल्कुल नींद ही नहीं आएगी और आप बिल्कुल भी टायर्ड महसूस नहीं करोगे, तो इससे वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस ड्रग का अब्यूज़ जो है वो किया जाता है। सो आफ्टर दिस यू कैन सी वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, जहाँ पे मॉर्फिन के बारे में हमने पढ़ा कि मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है। मॉर्फिन हम किसको देते हैं? उन पेशेंट्स को जिनकी मेजर कोई सर्जरी हुई है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन used for hundred of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। तो हमें पता है कि पहले जो लोग आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, वो क्या करती थी, वो इन प्लांट्स के फ्रूट्स को, सीड्स को या फिर अदर पार्ट्स को यूज़ करती थी, ठीक है। धार्मिक जो कुछ कार्यक्रम होते हैं जैसे भांग का या धतूरा का यूज़ हम लोग शिवरात्रि में या इन सब में भगवान शिव को अर्पण करने के लिए यूज़ करते हैं ना, ठीक है। और भी रिचुअल्स में भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है पूरे पृथ्वी पर ही। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts or frequency that impairs one physical, physiological or psychological functions, it constitutes drug abuse, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा बहुत ले लो, जैसे भांग ले लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, कभी कभार, तो वो ठीक है, छोटी बहुत क्वांटिटी में ले ली। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ले रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत फास्ट है इसको लेने की, तो ये आपके फिजिकल फंक्शन पे अफेक्ट करेगा, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे, आपके ब्रेन के ऊपर इसका असर होगा और तब हम इसको ड्रग एब्यूज़ कहेंगे। थोड़े बहुत यूज़ को एब्यूज़ नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जब आप ड्रग्स लेना शुरू करोगे तब उसको हम किस कैटेगरी में लाएंगे? ड्रग्स के एब्यूज़ की कैटेगरी में। स्मोकिंग ऑल्सो paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed or used as a snuff, ठीक है। स्मोकिंग भी क्या है? स्मोकिंग भी एक तरह का तरीका है ड्रग्स को लेने का, ठीक है। अब टोबैको जो है वो 400-500 साल से जो है वो मानव सभ्यता द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं टोबैको के लेने का, आप स्मोक कर सकते हो, चबा सकते हो, या फिर बहुत लोग स्नॉटिंग करते हैं टोबैको की, ठीक है। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलॉइड। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस केमिकल होता है टोबैको के अंदर वो होता है एल्कलॉइड, जिसका नाम क्या है? निकोटीन। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो निकोटीन जो एल्कलॉइड है इसका काम क्या है? ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनी, ये वहाँ से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है इनटू द ब्लड, और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये चीज़ें क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा जो पर्सन स्मोक करते हैं, स्मोक करने के केस में क्या होता है? उनको अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे लंग का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, ब्रोंकिया जो आपको पता है कि विच इज़ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एम्फीजीमा क्या होता है? एम्फीजीमा इज अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एम्फीजीमा में क्या होता है कि लंग्स के अंदर अदर प्रोडक्ट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज इज द डैमेज और डिजीज इन द हार्ट मेजर ब्लड वेसल। जो हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है या डैमेज क्रिएट कर देता है।
Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Smoking increases carbon monoxide CO content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. ठीक है, बहुत ज़्यादा टोबैको यानी कि तंबाकू के चबाने से क्या होता है कि माउथ कैंसर यानी कि ओरल कैविटी का जो कैंसर होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के बजाय जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है। और हमको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो O2 से ज़्यादा उसकी एफिनिटी वो शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करना शुरू कर देगा तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना चाहिए उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और इसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी तभी जनरेट हो सकती है जब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो, ना कि अदर चीज़ें। When one buys packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. तो जब भी आप सिगरेट का पैकेट खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर एक वार्निंग दी जाती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, और वो बताता भी है कि कैसे अगर आप स्मोक करोगे तो ये आपकी अपनी ही सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। Yet smoking is very prevalent in society both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit. ठीक है, और इस स्टेचुअरी वार्निंग के देने के बावजूद भी लोग जो है वो स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा कूल मानते हैं, यानी कि स्मोक करना उनको बहुत पसंद होता है, इससे उनका टेंशन जो है वो रिलीज होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट करते हैं हैबिट्स को। ये उसकी मतलब उसके खतरे को जानते हुए भी वो उसको एडिक्ट हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो अगर मतलब कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप जानते हो कि वो एडिक्टेड है तो आप उसको काउंसलिंग उसकी आप करवा सकते हो या फिर आप उसको मेडिकल ऐसा हेल्प दे सकते हो जिससे उसकी वो आदत जो है वो छूट जाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडोलसेंस एंड ड्रग और एल्कोहल अब्यूज। एडोलसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड a process during which a child grows in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society। तो जिस स्टेज में अभी आप अपनी लाइफ के हो, आप अपने एडोलसेंट पीरियड में ही हो। ठीक है, एडोलसेंट पीरियड मतलब क्या होता है कि वो उम्र, वो एक समय जिस समय बच्चा जो है वो 12 से 18 साल के बीच का होता है। ठीक है, तो 12 से 18 साल के बच्चा धीरे धीरे अपना जो उसका बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा मैच्योर होता रहता है उस चीज़ में। ठीक है, और अब वो सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन लेने के लिए तैयार हो जाता है। इससे कम उम्र के बच्चे अभी इफेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and एडल्टहुड। तो एडोलसेंस को हम क्या मानते हैं, एडोलसेंस एक ब्रिज है, एक पुल है जो कि वो क्या करता है, जो चाइल्डहुड को यानी कि बचपने को और एडल्टहुड जो कि हम मैच्योर पीरियड कहते हैं उसके बीच का एक लिंकिंग पीरियड है। एडोलसेंस इज इनकम्प्लीट बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस। Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of individual। एडोलसेंस क्या है, सबसे नाजुक उम्र का जो पड़ाव कहते हैं वो एडोलसेंस ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे चेंजेस होते हैं, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आते हैं, हमारी वॉइस जो है डीपन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से हमारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट, थोड़ी सी बगावत वाली जो एक फीलिंग होती है वो इसी उम्र में हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे नाजुक पड़ाव होता है एडोलसेंस की। अगर इस समय अगर आपने किसी गलत चीज़ों में, गलत एक्टिविटी में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपका दिमाग जो है वो उसी डायरेक्शन में आपको आगे ले जाएगा। Curiosity, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters towards drugs and alcohol use। तो लोग ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ क्यों एक्साइट होते हैं, क्यों उनको मन करता है कि हम इसको ट्राई करें,
तो सबसे पहला है कि क्यूरियस, यानी कि मतलब क्या होगा, ये वाली जो फीलिंग होती है कि क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा एडवेंचर, इसको लेने से एक बार देखते हैं कि क्या होता है। एक्साइटमेंट होती है कोई नई चीज़ ट्राई करने की। इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लोग अगर मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं। तो ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक यंगस्टर जो है वो मोटिवेट होता है ड्रग्स या अल्कोहल को यूज़ करने के लिए। A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drugs use. तो नेचुरली आपका मन करेगा, आपका दिमाग जो है वो आपको फोर्स करेगा कि एक बार लेके देखते हैं ना कि होता क्या है। तो आप एक बार का वो जो एक्सपेरिमेंट है, इसको कॉम्प्लिकेट क्या चीज़ करती है कि जब आप ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करते हो एक बार, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट, आपको बहुत जो आपको मानसिक शांति मिलती है, जो आपको दिमाग की शांति मिलती है, तो आप सोचते हो कि अच्छा लेने का तो फ़ायदा ही है, तो आप फिर इसको बार बार लेने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems. तो पहली बार ड्रग्स या अल्कोहल हम सिर्फ एक्साइटमेंट में लेते हैं या क्यूरोसिटी में लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो हम चीज़ों को एस्केप करने के लिए, यानी कि कोई भी समस्या आई अगर उससे भागना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रग्स ले सकते हैं या अल्कोहल ले सकते हैं। तो जब हम ड्रग्स या अल्कोहल के इफेक्ट में होंगे तो कोई भी हमें प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं, ठीक है। Of late, stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. तो ड्रग्स या अल्कोहल पीने का एक रीज़न क्या है, एकेडमिक्स भी इसका एक प्रेशर है। एकेडमिक्स की वजह से भी बहुत बच्चे जो हैं, अब जिनको किसी मेजर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उनको सोना नहीं है तो वो एंटी स्लीपिंग ड्रग लेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं ड्रग लेने का, एक ये रीज़न ये भी है कि हमको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है। The perception among youth that is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for the youth to start these habits. तो आजकल की जो यंग जनरेशन है या जो भी जनरेशन इस टाइम पीरियड में होती है सब समय की, तो उनको ये लगता है कि स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना बहुत ही कूल होता है। तो अगर आप किसी अच्छी जगह जाओ, अगर आप ये सब हैबिट में नहीं होते हो तो लोग आपको अवॉइड करते हैं, आपको अपने ग्रुप का एक पार्ट नहीं बनाते हैं। तो उस ग्रुप का एक पार्ट बनने के लिए भी कई चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, इन गलत हैबिट्स को अपना लेते हैं। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। तो अगर आप हमारी मूवीज़ देखो, टेलीविज़न देखो, तो शो में जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंकिंग करते हैं, और इसको एक ऐसी चीज़ों की तरफ प्रमोट किया जाता है जैसे इसको ये करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें बाद में समझ में आते हैं। अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. इसके अलावा ड्रग्स या अल्कोहल का अब्यूज़ वही लोग करते हैं जो कि अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, या फिर जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव है, जैसे सिंगल मदर या फादर होते हैं, उनके बच्चे हो, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में अगर आपका ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो, आप पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हो, तो इस वजह से भी हम लोग जो है ड्रग्स या अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं। सो इन द रिमेनिंग वीडियो वी विल इन द प्रीवियस वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the remaining topics of this chapter.